हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंसी के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने वैलेंसी किस तरह से निकाला जाता है इस चीज़ की चर्चा करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वैलेंसी का प्रकार क्या होता है, धातु की वैलेंसी फार्मूला से कैसे निकाली जाती है, अधातु की वैलेंसी फार्मूला से कैसे निकाली जाती है, आयन की क्या वैलेंसी होती है, तो हम लोग आज के इस सेशन में इन्हीं सारे बातों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों के जहन में जो सवाल है उसका जवाब मैं दे देना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर 8-10 दिन से आप गायब थे, तो कुछ इश्यूज़ थे जो रिसॉल्व होने के बाद आप सबों के सामने मैं फिर से आ गया। तो 8-10 दिन आपकी क्लासेज छूटी, इसके लिए काफ़ी खेद है एस ऑफिशियल पूरे परिवार को। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सबों के जहन में ये भी सवाल होगा कि सर चैनल का नाम बदल दिया गया। तो सिर्फ चैनल का नाम टेक्निकल फॉल्ट के चलते बदला गया है, आपका कंटेंट सेम है और आपके टीचर वही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के बातों को रिकॉल कर लेते हैं। पीछे में हम लोगों ने क्या सीखा था कि किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तो आपको मैंने संयोजकता का डेफिनेशन क्या बताया था सर? तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि किसी तत्व के द्वारा त्याग या ग्रहण की गई जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है दैट्स आर नोन एज देयर वैलेंसी। किसी भी तत्व के द्वारा जो त्याग या ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। आप सभी ये चीज़ जानते हैं और आप लोगों ने निकालने के लिए भी सीखा था। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे एल्युमिनियम के एग्जाम्पल की बात करूं, तो आप सबों को मालूम है कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है वो उस तत्व के परमाणु संख्या से निकलती है। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। आप लोग ये रिलेशन पढ़ते हैं ना सर कि परमाणु संख्या को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और Z इक्वल टू होता है P इक्वल टू E। ये P क्या है सर? प्रोटॉन की संख्या, और E क्या है सर? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये चीज़ मैंने आपको पीछे के वीडियो सेशन में बताया था। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एल्युमिनियम का वैलेंसी कैसे निकालेंगे सर। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि एल्युमिनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। आप कहेंगे सर 13। और आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोग किसी भी तत्व की संयोजकता निकालते हैं या आसान बनाने के लिए हम लोग एक परमाणु का फिगर बना लेते हैं। और आप सबों को मालूम है कि परमाणु क्या होता है? सामान्यतः गोलीय होता है। और इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, काहे तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से परमाणु सामान्यतः डैश होते हैं। ऑप्शन रहता है गोलीय, त्रिकोणीय, आपका फिर रहता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो आप क्या आंसर कीजिएगा? गोलीय होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सर? चक्कर लगाते रहते हैं। और इसी वृत्ताकार मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। और यहाँ पे n क्या है? आपका ऑर्बिटल नंबर है। n क्या है? ऑर्बिटल नंबर है। तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कक्षा संख्या 1 होगा तो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑब्वियसली आप कहेंगे कक्षा संख्या 2 होगा तो 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। कक्षा संख्या 3 तो आपका हो जाएगा 18। इस तरह से सो ऑन चलते चला जाएगा। आप ये चीज़ जानते हैं। अब हमको इसमें क्या करना है कि मान लीजिए कि ये आपके एल्युमिनियम का क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना है। अब हमको इस एल्युमिनियम के अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरना है। किसके नियम के अनुसार भरेंगे सर? तो 2n² वाला नियम ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2n²। तो आप कहेंगे कि सर परमाणु के नाभिक से सटा हुआ कक्षा को पहला कक्षा बोलते हैं, उसके बाद के कक्षा को दूसरा कक्षा, उसके बाद के कक्षा को हम लोग तीसरा कक्षा बोलते हैं। तो आपको मालूम है कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखिए एल्युमिनियम के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 13।
आपने पहला कक्षा में 2 भर दिया, दूसरा कक्षा में 8 भर दिया, तो 8 2 10 तो आपने ख़त्म कर दिया। और तीसरा कक्षा में आपका कितना जाएगा? तो आप कहेंगे सर जाना तो चाहिए था 18, लेकिन इसके पास है कितना? इसके पास बचा हुआ 3 है, तो ये 3 ही चला जाएगा इसमें। अच्छा, आप एक और चीज़ पढ़े थे, अष्टक नियम के बारे में आप लोग ज़रूर जानते होंगे। आप कहेंगे सर ये अष्टक नियम क्या कहता है? तो मेरे मित्र, अष्टक नियम कहता है कि अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो परमाणु क्या हो जाता है सर? अस्थाई माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। तो जितने भी परमाणु हैं केमिस्ट्री में, या आप यूं कह लो कि जितने भी तत्व हैं आपके केमिस्ट्री में, वो सब के सब किसके जैसा बनना चाहते हैं? अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस जो है सर वो क्या है? अस्थाई है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या सर एल्युमिनियम भी किसी अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है? ऑब्वियसली आपके परमाणु संख्या के जिस क्रम में तत्व लिखे हुए हैं, सब तत्व अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के जैसी संरचना पाना चाहता है। आप कहेंगे तब बताइए तो एल्युमिनियम किसके जैसा संरचना प्राप्त करेगा? तो ध्यान दीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। ये बताइए कि एल्युमिनियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमाणु में नाभिक से कक्षा जितना दूर होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है? उतना ज़्यादा होती है। मतलब क्या कि इस कक्षा की एनर्जी लेवल जो होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जब कक्षा की एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी, इसमें बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन ला करके जोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन ला करके इसमें जोड़ना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में लगती है। तो ये सर क्या करता है एल्युमिनियम? ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जिसमें इसको कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको संयोजकता का डेफिनेशन बताया हुआ है क्या, कि किसी तत्व के द्वारा लॉस या ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। एल्युमिनियम क्या कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे रहा है, तो इसका ये वाला कक्षा तो खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला कक्षा तो खत्म हो जाएगा। तीसरा कक्षा इसका खत्म हो गया। अब इसके पास कितना कक्षा बचा? आप कहेंगे सर 2, 1 और ये 2, मतलब 2 ही कक्षा बचा। और आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एल्युमिनियम का जो बाह्यतम कक्षा है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर ये किस अक्रिय गैस के जैसा हो गया? तो मेरे मित्र, नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? आप कहेंगे सर 10 होता है। और नियॉन है क्या आपका? अक्रिय गैस है। तो एल्युमिनियम किसके जैसा बनना चाह रहा है? नियॉन के जैसा बनना चाह रहा है। कैसे बनेगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पीछे के वीडियो सेशन में बताया था कि किसी भी तत्व के द्वारा जो लॉस या ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, दैट्स आर नॉन एज देयर वैलेंसी। ये उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। सो यहाँ पे एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, जिसके चलते इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आप कहेंगे कि सर ये सब चीज़ तो आपने पीछे के वीडियो में बताया था। ऑब्वियसली बताया था, बस रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को फिर से समझाया। अब बात करते हैं कि सर धातु की संयोजकता कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से। आप लोग स्टार मार्क दे करके सूत्र करके लिख लीजिएगा ऐसे। धातु की संयोजकता निकालने का ये सूत्र है। और दूसरा आप लोग लिखिएगा अधातु की संयोजकता। मतलब क्या कि धातु की संयोजकता आप सूत्र से कैसे निकालेंगे और अधातु की संयोजकता फार्मूला से कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आपको इसका फार्मूला जानना होगा। क्या सर? कि धातु की संयोजकता को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं कि धातु की संयोजकता इक्वल टू होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। धातु की संयोजकता इक्वल टू क्या होता है सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी ई लिख दिए हैं, आप सभी समझ जाएंगे। और अधातु की जो संयोजकता होती है सर, वो होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप इस दोनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, बराबर इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी तो आपका ये सीधे फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो आपको बिल्कुल ही कंठाग्र कर लेना है कि धातु की संयोजकता निकालने के लिए जो फार्मूला होती है, तो हम लोग सीधे कहते हैं कि धातु की संयोजकता इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉन और अधातु की संयोजकता इक्वल टू 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अभी तो आपने सिर्फ ये बताया कि लॉस या ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है, आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन तो नहीं बताया। तो आइए पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ले लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ले लेते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर बताया। आपने क्या देखा? आपने देखा
कि एल्युमिनियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन गया। जब तक ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं किया था तब तक तो इसके तीसरे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन था। मतलब एल्युमिनियम की जब परमाणु संरचना की बात करेंगे तो वो तो इसी तरह का होगा। तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसके बारे में क्या डेफिनेशन देते हैं? तो सिंपल वे में क्या कहते हैं सर, यहाँ पे ई लिख लीजिए ना तो कंफ्यूज कर जाइएगा। सिंपल में क्या कहते हैं कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं दैट्स आर नोन एज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाता है सर? उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही इलेक्ट्रॉन उस परमाणु का या उस तत्व का क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो मेरे मित्र आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो आपका एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर? तो 3 हो गया। एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया सर? 3 हो गया। ये चीज़ मैंने थोड़ा सा आपको पीछे के वीडियो में बताया था। नेक्स्ट आप कहेंगे सर इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कक्षा के आधार पे तो कहेंगे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा में 8 जाएगा, तीसरा में 2 जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा तो तीसरा कक्षा होगा और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 2 है। एल्युमिनियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 3। तो एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3 हो गया। आपके मन में सवाल आएगा कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के और भी कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी के जो ये 2 और 8 आप देख रहे हैं, बाकी के जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? तो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिस कक्षा में उपस्थित होता है, ध्यान में रखिएगा कि आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिस कक्षा में उपस्थित होता है उस कक्षा को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। उस कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। तो आप सिंपल में ये भी कह सकते हैं सर, किसके बारे में? संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि किसी परमाणु के संयोजी सेल में या संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ध्यान में रखिएगा सर, क्या कि संयोजी कक्षा को छोड़ करके, वैलेंस सेल को छोड़ करके बाकी के जो और सेल हैं परमाणु में उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग कोर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर सेल कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल और कोर सेल क्या होता है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार और फिर से सुन लीजिएगा कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको हम लोग क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में उपस्थित होता है उसको हम लोग संयोजी कक्षा कहते हैं और संयोजी कक्षा को छोड़ करके परमाणु के और जितने भी कक्षा होते हैं सबको हम लोग क्या कहते हैं? कोर सेल कहते हैं या कोर कक्षा कहते हैं। आप कहेंगे आप बता रहे थे धातु की संयोजकता, आप बताने लगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंसेप्ट उससे रिलेट करता था। अब आपको इस फॉर्मूला को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे सर कैसे नहीं दिक्कत होगी? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? तो भाई मेरे अभी जस्ट एल्युमिनियम का एग्जाम्पल देखा है, ज़रा सा ये बताओ कि एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? आप कहेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 3 होगी। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो आपने यहाँ पे लिखा है कि धातु की संयोजकता इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है सर? 3। तो यही एल्युमिनियम की संयोजकता भी है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे क्या कि एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है और एल्युमिनियम आपका धातु है तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 है। आपने नियम से, प्रोसेस से भी निकाला था तो 3 ही आया था आपको। आप कहेंगे कि सर अगर हम बात करें दूसरे और किसी चीज़ की, सोडियम की अगर हम बात कर लें तो सोडियम का आप परमाणु संरचना निकालेंगे तो 2, 8 और 1 आएगा। 2, 8 और 1 आएगा। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? आप कहेंगे सर बाह्यतम कक्षा में तो एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सोडियम का जो
संयोजकता होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जब भी आपसे धातु की संयोजकता पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि धातु की जो संयोजकता होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। मेरे मित्र, एक और ख़ास बात आपको ध्यान में रखना है, सामान्यतः धातु के बाह्यतम कक्षा में, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सामान्यतः धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और हमेशा ये भी ध्यान में रखेंगे कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, लॉस करती है, और इसके चलते ये क्या बना लेती है, पॉजिटिव आयन बना लेती है। ये क्या करती है सर, पॉजिटिव आयन बनाती है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से धातुएं हमेशा डैश बनाती है, तो आप कहेंगे धनात्मक आयन बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लॉस करती है। या आप ये भी कह सकते हो कि धातु में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अधातु की संयोजकता क्या होगी, या उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि अधातु के लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अधातु के लास्ट ऑर्बिटल में आप 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अधातु के लास्ट ऑर्बिटल में कितना रहता है सर, 4, 5, 6, 7। हालांकि आपका जो पीछे का ग्रुप डी पेपर एग्जाम हुआ था उसमें ये दिया हुआ था कि अधातु के लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ने वक्त उस चीज़ को केयर नहीं करते हैं, बस इसीलिए कि अगर अधातु के लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अधातु के लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जब हम लोग उसका संयोजकता निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 माइनस 8 ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और आप सबों को मालूम है कि ऐसा अक्रिय गैस की स्थिति में होता है, क्योंकि अक्रिय गैस जितने भी हैं वो सब के सब अधातु हैं, और अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को कंठाग्र कर लीजिएगा। बहुत सारा टीचर ऐसा है जो अक्रिय गैस का भी संयोजकता आपको निकाल के दे देगा, लेकिन आपको भ्रम में नहीं पड़ना है सर। अक्रिय गैस की संयोजकता हमेशा 0 होती है। जितने भी आपके 6 के 6 अक्रिय गैस हैं उन सब की संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी। इस चीज़ को आप कंठाग्र कर लीजिएगा। तो आप क्या ध्यान में रखेंगे कि अधातु के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, तो 4, 5, 6 और 7। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, 4 तो कार्बन का होता है सर, संयोजकता 4 किसका होता है, कार्बन का, क्योंकि कार्बन के लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है सर, 4। तो हम लोग ये कहते हैं कि जिसकी संयोजकता 4 होती है ना, वो लगभग में कौन सा बॉन्ड बना लेती है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है, साझेदारी वाला बॉन्ड बनाती है। और ध्यान दीजिए, कार्बन हमेशा साझेदारी वाला बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल दो कि अधातु की संयोजकता हम कैसे निकालेंगे। तो बस कुछ नहीं, आप ध्यान से देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर कई बार मैंने आपको बताया है और आपको बनाने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। बात करते हैं हम लोग किसकी सर, हम लोग बात कर लेते हैं फास्फोरस की। आप सबों को मालूम है कि फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 15 होता है। तो चलिए इसके लिए एक परमाणु शेप बनाते हैं। बीच में क्या होगा, नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहीं पे होगा। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। पहला कक्षा में नियम के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। दूसरा कक्षा में कितना होगा, 8। और तीसरा कक्षा में कितना होगा, 5। देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया, तो आप कहेंगे सर 5। तो 2 चीज़ याद रख लीजिए कि ये 5 जो है इसका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 क्या है सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। हाँ, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होगा, धातु या अधातु। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अधातु के लास्ट ऑर्बिटल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका अधातु ये जो फास्फोरस है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर अधातु है। तो चलिए अब इसके फार्मूला पे आप बैठा दीजिए। अधातु की संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है गुरुजी, 5 है। तो 8 माइनस 5 आप कीजिएगा तो कितना आया सर, 3। और यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि फास्फोरस की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। तो मेरे मित्र ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि धातु की संयोजकता निकालने का फार्मूला, अधातु की संयोजकता निकालने का फार्मूला, धातु के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधातु के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है, कोर सेल क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ वैलेंसी की। सर वैलेंसी का प्रकार क्या होता है इस चीज़ की। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैलेंसी के प्रकार की।
तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा टाइप्स ऑफ वैलेंसी। क्या हेडिंग देंगे सर? टाइप्स ऑफ वैलेंसी, संयोजकता के प्रकार। टाइप्स ऑफ वैलेंसी, संयोजकता के प्रकार। पहला लिखेंगे सर मोनोवैलेंट। कुछ नहीं है, बस बेसिक सा जानकारी है जो आपके माइंड में समझना है बस। पहला क्या लिखेंगे सर? मोनोवैलेंट। दूसरा क्या लिखेंगे? डाइवैलेंट। क्या लिखेंगे सर? डाइवैलेंट। तीसरा लिखेंगे ट्राइवैलेंट। क्या लिखेंगे सर? ट्राइवैलेंट लिखेंगे। और चौथा क्या लिखेंगे सर? तो चौथा लिखेंगे टेट्रावैलेंट। क्या लिखेंगे? टेट्रावैलेंट। अब जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उसके समझ में नहीं आ रहा होगा तो लिख लीजिए, मोनोवैलेंट का हिंदी होता है एक संयोजी, डाइवैलेंट का हिंदी होता है द्विसंयोजी, द्विसंयोजी, और ट्राइवैलेंट का हिंदी होता है त्रिसंयोजी, और जो आपका टेट्रावैलेंट है सर इसका हिंदी क्या होता है? चतुर्थ संयोजी। इसका हिंदी क्या होता है? चतुर्थ संयोजी। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है सर? कि ऐसा परमाणु जिसकी संयोजकता एक हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक संयोजी बोलेंगे। ऐसा परमाणु जिसकी संयोजकता दो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विसंयोजी बोलेंगे। ऐसा परमाणु जिसकी संयोजकता तीन हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिसंयोजी। और ऐसा परमाणु जिसकी संयोजकता चार हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थ संयोजी या टेट्रावैलेंट। तो आप सिंपल में याद रखेंगे कि देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। 4 टाइप है वैलेंसी के। पहला, जिसकी संयोजकता एक होती है उसको हम लोग मोनोवैलेंट के नाम से जानते हैं। जिस तत्व की संयोजकता 2 होती है उसको हम लोग डाइवैलेंट के नाम से जानते हैं। और जिसकी संयोजकता 3 होती है उसको हम लोग ट्राइवैलेंट के नाम से जानते हैं। और जिसकी संयोजकता 4 होती है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो सर चतुर्थ संयोजी या टेट्रावैलेंट के नाम से जानते हैं। बहुत ही ये बेसिक सी बात थी। आप कहेंगे सर इसमें समझने वाली बात क्या थी? ये सब चीज़ तो एकदम नॉर्मल सा था, बस समझने वाली बात इसमें नहीं है। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आप इन सब के 2-4 एग्जाम्पल अगर अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप कहेंगे एग्जाम्पल कहाँ है? तो आइए सारे का मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आप बस अपने कॉपी में लिख करके 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो मेरे ख्याल से वो हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में रहेगा। उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सारी चीज़ों को लिख लें। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैलेंसी के प्रकार के एग्जाम्पल की। मैंने बहुत ही नॉर्मल सा लिखा है और इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम में इन्हीं सब में से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में ज़रूर टकरा जाता है आपसे। तो पहला ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर, इन सब की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? एक होती है। और इसीलिए इन सब को एक संयोजी या मोनोवैलेंट बोला जाता है। अब है आपका डाइवैलेंट, तो ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, बेरियम, जिंक और मैग्नीशियम, इन सब की संयोजकता 2 होती है और इसीलिए डाइवैलेंट या द्विसंयोजी बोला जाता है। और जो आपका ट्राइवैलेंट है उसमें आपका क्या आ जाता है? बोरॉन आ जाता है, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम और ओरम, गोल्ड आ जाता है। इन सब की संयोजकता कितनी होती है? तो सर इन सब की संयोजकता 3 होती है। इसको हम लोग ट्राइवैलेंट या त्रिसंयोजी कहते हैं। और जो आपका टेट्रावैलेंट है जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, इन सब की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ संयोजी बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप सिर्फ याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर टकराते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप कहीं कहीं पे ये भी चीज़ पढ़ते होंगे कि निम्नलिखित में से परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। परिवर्तनशील, ठीक है, सील गलत लिखा जा रहा है, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में किसके नाम से जानते हैं? वेरिएबल वैलेंसी के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये परिवर्तनशील संयोजकता क्या होता है? वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है? तो सिंपल में याद रखना है कि बहुत सारे तत्व आपके ऐसे हैं जो एक नहीं 2 संयोजकता क्या करते हैं? शो करते हैं। तो हम लोग सिंपल में इसको डिफाइन कैसे करते हैं? क्या कहते हैं सर इसके बारे में? बस एकदम ही आराम से, अगर किसी तत्व की संयोजकता 1 से अधिक होती है, जैसे कि कॉपर की संयोजकता 1 भी होती है और 2 भी होती है, ये डिपेंड करता है कि इसके सामने अगला यौगिक कौन सा है। ध्यान में आपको क्या रखना है कि किसी तत्व की अगर 2 संयोजकता हो या कोई तत्व आपका 1 से अधिक संयोजकता को शो करता है, वैलेंसी को शो करता है, तब उस तत्व की संयोजकता को हम लोग वेरिएबल वैलेंसी या परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वेरिएबल वैलेंसी
वैलेंसी के बारे में कि जब कोई तत्व एक से अधिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है, एक से अधिक संयोजकता को शो करता है, तब उसकी जो संयोजकता होती है वो क्या कहलाती है? परिवर्तनशील संयोजकता कहलाती है, वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। जैसे कॉपर एक वैलेंसी ये 1 शो करता है और दूसरा वैलेंसी ये 2 शो करता है, तो एक से अधिक वैलेंसी है इसके पास, इसीलिए इसकी संयोजकता को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील संयोजकता बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए कॉपर का वैलेंसी 1 है किसी कंपाउंड में और दूसरे कंपाउंड में कॉपर का वैलेंसी 2 है, तो ये जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? क्या पढ़ा जाएगा? क्यूप्रिक पढ़ा जाएगा। अच्छा ध्यान में आ गया आपका, आप लोग पढ़ते हैं ना क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये दो चीज़ पढ़ते हैं। तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए हम लोग इसमें कौन सा सफिक्स लगाते हैं? अस। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी तत्व के कम संयोजकता के साथ हम लोग कौन सा सफिक्स लगाते हैं? अस लगाते हैं। किसी तत्व की संयोजकता ज़्यादा है या किसी तत्व के हायर संयोजकता के साथ हम लोग कौन सा सफिक्स लगाते हैं? तो इक सफिक्स लगाते हैं। इसीलिए हम लोग कभी कभी क्यूप्रस ऑक्साइड पढ़ते हैं और कभी कभी क्यूप्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो जहाँ भी आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 होगी, और जहाँ पे भी आपको क्यूप्रस ऑक्साइड लिखा हुआ मिल जाएगा वहाँ पे आप समझ लेना कि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। तो तत्वों के हायर वैलेंसी के साथ हम लोग इक सफिक्स लगाते हैं और तत्वों के लोअर वैलेंसी के साथ हम लोग अस सफिक्स लगाते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि आयन की वैलेंसी क्या होती है। अब आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, आयन की संयोजकता। बहुत ही कॉमन सा चीज़ है ये भी, आयन की संयोजकता। बस एक छोटा सा बात आपको याद रखना है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग वैलेंसी ऑफ एन आयन कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो आयन आप सभी समझ रहे होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जैसे कि आपका Na+ है, Ca2+ है, SO4 2- है, Mg2+ है। इस तरह का जो आपको लिखा हुआ मिलता है आप इसको क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं सर ये सोडियम का धनात्मक आयन है, कैल्शियम का धनात्मक आयन है, सल्फेट का ये ऋणात्मक आयन है और मैग्नीशियम का ये धनात्मक आयन है। तो हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। बात कर रहे हैं आयन की संयोजकता की कि किसी भी आयन की संयोजकता कितनी होगी। तो ध्यान में रखिएगा कि किसी आयन पे जितना यूनिट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी आयन पे जितना पॉजिटिव या नेगेटिव यूनिट चार्ज होता है उसी को हम लोग उस आयन की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम पे 1+ चार्ज है तो सोडियम आयन की संयोजकता कितनी होगी? 1 हो जाएगी। कैल्शियम Ca2+ है, मतलब कैल्शियम पे 2+ चार्ज है तो कैल्शियम आयन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी सर। यहाँ पे SO4 2- है तो सल्फेट आयन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। Mg2+ है तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम आयन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। किसी भी आयन पे जितना यूनिट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस आयन की संयोजकता कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्ज़ाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। और हाँ, आप सभी के लिए मैं बहुत ही जल्द साइंस के प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। जैसे ही सारा अरेंजमेंट हो जाता है आप सभी को अनाउंस कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।